Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Haseeb Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, स्वागत है आपका फिर से एक बार MSCT के इस सीरीज में। तो शुरू करते हैं। अपने को लास्ट पॉइंट पर चलना है इसके, जहां से हमने लास्ट में छोड़ा था। 3:30 तक क्वेश्चन अपन ने करा दिए हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं भाई। चलिए यहां से चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मॉनिस्ट स्टेट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ and municipal law, that is law of their own country, as part of the same hierarchy with international law at the top. मॉनिस्ट स्टेट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने बनाए हुए कंट्री के लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है वो दोनों एक्सेप्ट करती है, लेकिन उसमें जो ऑर्डर होता है फॉलोइंग का, इंटरनेशनल लॉ को सबसे टॉप पर रखा जाता है, उसकी बात को सबसे पहले माना जाता है। When a monist state enters into a treaty and ratifies it, it becomes enforceable in their country immediately. अगर इस तरीके का कोई मॉनिस्ट लॉ होगा और अगर वो कोई फॉरेन ट्रीटी फाइल करता है किसी और फॉरेन कंट्री के साथ में, तो वहां पर वो उस कंट्री में इमीडिएटली लागू हो जाएगी। इन अ ड्यूलिस्ट स्टेट अ लॉ नीड्स टू बी एनेक्टेड टू एनफोर्स सच ट्रीटीज। एंटरिंग द ट्रीटी इज said to have happened when a representative of the country accept the treaty as something he will submit to the law making authority in his country। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ड्यूलिस्ट स्टेट होते हैं जो दो लॉज अपनाते हैं, नीड्स टू बी एनेक्टेड टू एनफोर्स सच ट्रीटीज। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, उनको इस तरीके की ट्रीटीज को एनफोर्स करने के लिए entering the treaty is said to have happened when a representative of the country accept the treaty as something he will submit to the law making authority in his country। तो अगर लॉ मेकिंग अथॉरिटीज को किसी तरीके की इस तरीके की ट्रीटी जब साइन होती है, ये टाइम पीरियड बता रहा है कि जब इस तरीके के मॉनिस्ट स्टेट कोई बात को मानते हैं तो वो ट्रीटी फॉलो अप फाइनली हो जाती है। रेक्टिफिकेशन इज व्हेन द लॉ मेकिंग अथॉरिटी अग्री टू सच एन अग्रीमेंट। और अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है, कोई रेटिफिकेशन किया जाता है, तो जब लॉ मेकिंग अथॉरिटी उस बात पर अग्री होगी तब उस डेट से वो अग्रीमेंट माना जाएगा। मगध अ ड्यूलिस्ट स्टेट, अ वाइज मैन फ्रॉम मगध कौटिल्य मीट विद Megasthenes of Macedon, and they come to an agreement about maintenance of border regions between their empires. Kautilya is the mentor of the rural Chandragupta, the man who holds power in Magad, and therefore this agreement is easily ratified. At this time, some problem comes upon the border region. Should Magad act according to the treaty or otherwise? मगध जो है वो ड्यूलिस्ट स्टेट है। एक समझदार आदमी मगध का कौटिल्य जाता है मैगथीन्स के पास में ऑफ मैसेडन जो कंट्री है उसके पास में एक अग्रीमेंट करता है मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डर के, हम दोनों के बॉर्डर्स को किस प्रकार मेंटेन करना चाहिए। कौटिल्य समझदार आदमी था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वहां पर उसने आसानी से मगध के लिए वो अग्रीमेंट इजीली रेटिफाइड करवा लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मगध को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, अब यहां पर क्या, एट दिस टाइम सम प्रॉब्लम कम्स अप ऑन द बॉर्डर रीजन, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अब उनको इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए या अपने हिसाब से भी वो काम कर सकते हैं। तो इट हैज एंटर्ड द ट्रीटी सो इट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, इट हैज रेटिफाइड द ट्रीटी सो इट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इट हैज नॉट पास एनी लॉ टू एनफोर्स द ट्रीटी सो इट नीड नॉट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। यहां पर जब कौटिल्य ने, यहां सब उन्होंने सिर्फ बात की है, जाकर अपने आप को प्रूफ किया है कि ठीक है हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी जाकर ये फाइनलाइज्ड नहीं किया है कि ये ट्रीटी, ये अग्रीमेंट बनेगा। पूरे क्वेश्चन में अग्रीमेंट की बात ही नहीं हुई है।
Recognition of one state by another signifies that the recognizer is now willing to treat the recognized state as a sovereign entity and all that it entails. It means that the recognizer acknowledges the authority of legal government of the recognized state over the territory of that recognized state and its subject. रिकॉग्निशन एक स्टेट का दूसरे स्टेट के द्वारा ये सारी बातें बताई गई है और रिकॉग्नाइजर जो है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है, किस बात को, लीगल पर्टिकुलर अथॉरिटी से स्टेट को अलग अलग तरीके से. Recognition can be either formal or informal. If formal, then there is a statement by the government from which one may assume that the entity is recognized for other purpose also. If informal recognition, sovereignty is made which is extrapolated and has the same effect as the formal recognition. For informal recognition, some act on part of the recognizer is necessary which acknowledge the authority of the recognized state. वो ये formal किस तरीके से recognition होता है और informal किस तरीके से recognition होता है. India has not recognized Kosovo yet, but a ship registered in Kosovo with documents from Kosovo authorities signals to a ship of the Indian Navy as it passed by it. The Indian Navy ship also signals to it. Ship signal to each other to avoid collision. कोसोवो को अभी तक इंडिया ने माना नहीं है, लेकिन इंडिया का जो एक शिप है जो रजिस्टर्ड है यहाँ पर, उसमें इंडिया ने उसको अब दो जो है इंडियन नेवी का, एक तो इंडियन नेवी का है, हाँ, सिग्नल टू शिप ऑफ द इंडियन नेवी एज इज पास बाय द इंडियन नेवी शिप ऑल्सो सिग्नल्स, शिप सिग्नल्स, ठीक है, दोनों शिप्स एक दूसरे को पास करते हैं. हालांकि उस पर्टिकुलर कंट्री के उस शिप को भी रजिस्टर या रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, फिर भी एक दूसरे के एक्सीडेंट को, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए एक दूसरे को वो सिग्नल देकर आसपास से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. तो देयर इज अ नो इम्प्लीकेशन. इट अमाउंट टू इंडिया रिकॉग्नाइज कोसोवो, इट अमाउंट टू इंडिया इनफॉर्मली रिकॉग्नाइज कोसोवो, नन ऑफ द अबव. तो देयर इज अ नो इम्प्लीकेशन. वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे अभी कोसोवो की कंट्री के शिप्स को इंडिया ने अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं किया है, कोई तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये बस एक एक्सीडेंट को अवॉइड करने का तरीका था जो उस वक्त अपनाया गया. An employer liable for the negligent act of his employee committed in the course of his employment as long as it can be proved that the employer had certain degree of control over the employee. बहुत सिंपल सी बात है, vicarious liability वाला पॉइंट है. The liability pass on the employer in the cases of tortious acts only. सिर्फ tortious acts है, अगर कोई criminal act है तो उसमें पास नहीं होगी, क्योंकि criminality के लिए employer की खुद की intention बहुत important है. Ram sent his assistant Hanuman to the office of his rival company Ceylon Enterprises to deliver a courier. Due to some argument that crops up there, Hanuman get angry and set the office of Ceylon Enterprises on fire. आग लगा दी उसने. The MD of Ceylon Enterprises, मेघनाथ, wants to know his rights. उसको अपने rights के बारे में जानता है कि मेरे पास क्या रेमेडी है. राम लायबल होगा, राम लायबल होगा. साइलॉन एंटरप्राइजेस शुड हैव नोन बेटर देन टू इरिटेट हनुमान. उनको पता होना चाहिए कि हनुमान को इरिटेट क्यों कर रहे हो. राम इज नॉट लायबल फॉर सच एक्ट ऑफ हनुमान एज द एक्ट इज अ क्रिमिनल इन नेचर. समझ में आया? तो वो उसने क्राइम किया है, आग लगाई है, तो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किए गए कार्यों के लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है उसके लिए खुद लायबल होगा. ये उसके दिमाग की उपज है, उसके दिमाग का कचरा है. A person abet the doing of thing who instigate, किसी को भड़काता है, to that thing or engage with one or more other person or person in any conspiracy for doing of that thing, in if an act or illegal omission take place in the pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन किसी को भड़काता है या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है और वो षड्यंत्र किसी इलीगल कार्य से रिलेटेड हो और जानबूझकर मदद करता है इलीगल काम को करने में, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको बताई गई है. अ पर्सन हु willfully misrepresent or by willfully concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntary cause or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. अगर कोई पर्सन जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट करता है, सामने वाले को कोई फैक्ट छुपा लेता है या जानबूझकर झूठ बोलता है, तो ये चीज जो है
जबकि उसकी ये ड्यूटी थी, उसको ये बाउंडेशन थी कानून की तरफ से कि उसको ये बात बतानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्टिगेशंस के लिए कंसिडर की जाएगी। समझ गए पॉइंट को, ध्यान से समझना आप। अर्जुन इंटेंडिंग टू कमिट द एक्ट ऑफ थेफ्ट, जानबूझकर चोरी करना चाहता था। इंस्टिगेट प्रणीत टू टेक प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू भानु आउट ऑफ हर पोजीशन। अब अर्जुन चोरी करना चाहता था, प्रणीत को उसने भड़काया कि भानु के पास एक प्रॉपर्टी है, लेकर चला जा क्योंकि वो तो मेरी है। अर्जुन ऐसा कह रहा है। अब अर्जुन had induced प्रणीत टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग टू अर्जुन। वही बात हुई, मैंने बोला कि अर्जुन ने उसको भड़काया, उसको उकसाया कि प्रणीत के पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी नहीं, सॉरी, प्रणीत को उकसाया कि भानु के पास जो प्रॉपर्टी वो तो मेरी है। एंड ही टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ भानु, लेकर चला गया। इन गुड फेथ बिलीविंग इट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू अर्जुन, वुड अर्जुन बी लायबल, क्या अर्जुन लायबल होगा इस काम के लिए? इंस्टिगेट किसने किया, भड़काया किसने? ये कह रहा नो, ये कह रहा नो, ये कह रहा नो, तीनों आंसर गलत। यस, अर्जुन विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट। He has misrepresented a material fact regarding the ownership of the property and caused Praneet to take it out of the possession of the Bhanu. सब उसी की तो गलती थी, मेन फैक्ट ही उसी ने गड़बड़ किए सारे। No suit shall lie for damage caused to any person due to an inevitable accident. ठीक है, inevitable accident is that which could not possibly be prevented by exercising of ordinary care, caution and skill. नॉर्मल तरीके से अगर हम उस बात का ध्यान रखें, स्किल यूज करें, कुछ भी यूज करें, वो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता। Jayesh was a scientist and was assigned the task of carrying out advanced research on the properties of ammonium nitrate. जयेश साइंटिस्ट था, उसको कुछ एडवांस रिसर्च के लिए अमोनियम नाइट्रेट किसी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर ले जाने की अनुमति मिली। इंस्टेड ऑफ कैरिंग अमोनियम नाइट्रेट इन अ स्पेशल वैन, जयेश कैरीड इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू अवॉइड एनी डिले इन रिसर्च। अब यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल बस में भाई साहब अमोनियम नाइट्रेट लेकर चढ़ गए, क्योंकि उसको फटाफट जाना था। Due to accident, ammonium nitrate exploded and injured all the passengers. Passenger filed a common suit against Mr. Jayesh seeking compensation. Decide whether Jayesh would be liable for compensation to all the passengers. क्या उसको सभी पैसेंजर को कंपनसेट करना पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, yes, as the passenger got injured due to negligence of the Jayesh and which could have been prevented by exercising of ordinary care, caution and skills. अगर वो थोड़ा सा समझदारी ध्यान रख लेता ना, प्राइवेट वैन करके वहां पर जाता ना, तो उसको ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। क्वेश्चन है, Master is liable for all the act of his servant which have been authorized or performed in the course of employment. Vicarious liability. जुबीन gave his rifle for the cleaning to सूरजमल आर्म डीलर शॉप. जुबीन ने अपनी राइफल साफ सफाई के लिए सूरजमल आर्म डीलर को दी. लकी, an office assistant at the shop was responsible for safe keeping of the shop. लकी जो था वो सूरजमल की दुकान में आप काम करता था और उसी की जिम्मेदारी थी इस प्रकार की सभी बंदूकों को सेफ कीपिंग में रखे. One day, when a bunch of criminals entered the store and started to snatch the guns, Lucky fired at them with जुबीन्स राइफल. अब कभी कुछ क्रिमिनल टाइप के दिमाग के लोग उस दुकान में आ गए, लूटपाट करने की कोशिश करने लगे, तो लोगों ने उनसे बंदूकें छीननी चाहिए. तो लकी ने क्या किया, जो जुबीन की गन थी ना, उसी से फायर किया उन पर. अ पर्सन नेम्ड रवि स्टैंडिंग नियर बाय वाज इंजर्ड. अब रवि जो है वो इंजर हो गया. ही सूड सूरजमल आर्म डीलर शॉप एंड जुबीन फॉर डैमेज. उसने सूरजमल पर भी और जुबीन पर, दोनों पर डैमेज का क्लेम किया है, कंपनसेशन मांगा है. तो रवि कैन रिकवर डैमेज फ्रॉम सूरजमल बट नॉट फ्रॉम जुबीन, क्योंकि जुबीन वहां प्रेजेंट नहीं था. जुबीन ने अपनी अथॉरिटी किसी और को दे रखी थी और लकी उसके एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा था, तो सूरजमल अकेला ही भुगतेगा. Bailment implies a sort of relationship in which personal property of one person goes temporarily into the possession of another for some purpose under a contract, and once the purpose is over, the goods must be returned to or disposed of as per the desire of the person handing over the possession. बेलमेंट का मतलब होता है एक तरीके का ऐसी रिलेशनशिप जिसमें मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी जो है टेम्परेरी क्या कुछ समय के लिए किसी और के पोजीशन में चली जाती है, और जब पर्पस पूरा हो जाता है तो वो सामान वापस लौटा दिया जाता है. A went to B with the intention of handing over his gold watch to B for safekeeping. He handed over the watch to B. B kept the watch in his safe and gave the key to A.
The watch was stolen from B's house. A sued for the breach of contract of bailment. A B के घर जाता और उसकी इंटेंशन क्या है कि मेरे पास जो सोने की घड़ी है वो मैं बी के पास रखवा दूंगा सेफली। बी अपनी अलमीरा में उस घड़ी को रखता है, लॉक लगाता है और चाबी वापस ए को दे देता है। अलमीरा किसके घर पड़ी है? बी के घर। चाबी किसके घर पड़ी है? ए के घर। तो पोजीशन कहाँ ट्रांसफर हुआ? पोजीशन तो अभी भी उस गोल्ड की वॉच का ए के पास ही है ना, क्योंकि चाबी तो आप लेकर चले गए। तो जब तक चाबी हमारे पास नहीं होगी हम उसको खोल नहीं सकते। तो यहाँ पर पोजीशन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। समझ गए पॉइंट को? यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था। तो सर बी लायबल होगा? नहीं, बी इज नॉट लायबल एज देयर वाज अ नो डिलीवरी ऑफ द वॉच। कभी वॉच किसी के पास गई ही नहीं। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense of one's own body or movable property as well as the another body or movable property. कह रहा है ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर मेरी बॉडी या किसी और की जान बचाने के लिए मैंने कोई काम किया हो, या मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी और की मूवेबल प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोई काम किया हो। ए सॉ बी सेटिंग फायर टू सीज हाउस। ए ने देखा बी को कि वो सी के घर में आग लगा रहा है। ए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बी फ्रॉम डूइंग सो हिट हिम विद अ स्टिक। अब ए बी को रोकने के लिए उसको एक लकड़ी से मारने के लगा उसकी टांग पर। क्या ए प्राइवेट डिफेंस का प्लेड ले सकता है? ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में फिट करना है इसको। कह रहा है यस, एज द फोर्स यूज बाय ए वाज एडिकेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सीज प्रॉपर्टी। यस, एज अ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूडेड डिफेंस अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टी। नो, एज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज एक्सरसाइज नाइदर ऑफ सीज बॉडी नॉट ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा ये जो प्रिंसिपल था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें दो बात है। जैसे हालांकि रियलिटी में जो प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन है उसमें मेरी खुद की बॉडी, किसी भी इंसान की बॉडी, मेरी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, किसी की भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ये सब प्राइवेट डिफेंस में प्रोटेक्शन में आता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल में थोड़ी छेड़खानी की गई है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही लिखा गया है। तो जब प्रिंसिपल में वो लिखा गया तो हमें तो वही मानना पड़ेगा, आप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ऐसे केस में यहाँ का आंसर होगा सही नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए ने सी के घर को बचाने की कोशिश की है, और जो घर जो है वो कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो ए को प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। एक्ट ऑफ गॉड कैन बी प्लेडेड फॉर एन इंजरी कॉज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस विच no human foresight can provide against and for which human prudence is not bound to recognize. Act of God का मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जिसमें ना तो किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ थे और ना इंसान की नज़र या औकात थी कि वहाँ तक पहुँचकर सोच सके कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड इज जनरल डिफेंस अगेंस्ट अ टॉर्टियस एक्ट। ये जनरल डिफेंस है। जमील लेफ्ट फॉर फिशिंग इन द क्लियर डे. He died due to tornado at high seas. Jamil's son filed a suit for damage against the state. Decide whether Jamil's son is entitled to recover compensation from the state. जमील जो है वो फिशिंग के लिए एकदम साफ सामान्य मौसम में निकला। वहाँ पर उसकी एक तूफान टोर्नाडो में बहुत ज़्यादा सुनामी टाइप हाई सीज की वजह से मौत हो गई। जमील के बेटे ने सूट फाइल किया स्टेट पर, मौसम विभाग की गलत जानकारी पर, कि भाई इन्होंने आज तो कहा था मौसम साफ रहेगा, तो पापा निकल लिए साफ सफाई के चक्कर में। तो यहाँ पर बताइए क्या जमील का बेटा जो है वो क्या कंपनसेशन रिकवर कर पाएगा? तो सर देखो ये कह रहा नो, एज जमील डेथ वाज कॉज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। यही बात खत्म हो जाएगी, आगे दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए, एन एक्ट विच कॉज डेथ एंड इज डन with the intention of causing death or with the intention of causing such injury as is reasonably likely to lead to death amount to murder. कह रहा अगर आप कोई जानबूझकर ऐसा काम करते हो इस इंटेंशन के साथ कि मैं तो इस काम से सामने वाले को मारूंगा ही, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज थी
कि ये काम हुआ नहीं और ये सामने वाला टपका नहीं, मरा नहीं, तो उसको आप मर्डर की कैटेगरी में जाएंगे। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if offender, while deprived of the power of a self-control by grave and sudden provocation, caused the death of person who gave the provocation or caused the death of any other person by mistake or accident. लेकिन अगर किसी ने मुझे खुद को जानबूझकर भड़काया है, मेरे ऊपर कोई उल्टे पुल्टे कमेंट किए हैं, मेरी बेइज्जती की है, या जिस पर्सन की मैं रेस्पेक्ट करता हूं उसकी बेइज्जती कर रहा है, मुझे उकसाया है और मेरे उकसाने के बाद, या मैंने कोई ऐसी चीज देख ली है कि उससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस पर्टिकुलर गुस्से की हालत में मैंने उसको मार दिया, तो वो मर्डर नहीं है, क्योंकि मैंने इंटेंशन के साथ उसको जानबूझ से मारने के लिए उसके पास नहीं गया था। ये सडन प्रोवोकेशन हो गया, अचानक मेरा दिमाग घूम गया। On hearing about his wife's intimacy with another man and her plan of initiating divorce proceeding, the husband was completely shattered. He bolted himself inside a room and went without food or water for over 12 hours. He could take it no more when the other man was heard chatting with his wife the same evening. He dashed out of the room holding a knife and stabbed the other man in the chest. What crime has the husband committed? क्या कह रहा है कि अपनी वाइफ की बेवफाई के बारे में सुनने के बाद, किसी पर्टिकुलर दूसरे आदमी के साथ संबंध के सुनने के बाद में, और उस वाइफ के प्लान के बारे में जानने के बाद कि वो बहुत जल्दी मुझे डाइवोर्स देने वाली है, हस्बैंड जो है पूरी तरीके से परछाई बन गया, शैटर्ड हो गया, मतलब उसकी लाइफ खराब हो गई। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, ना खाना खाया ना पानी पिया, और 12 घंटे उसी कमरे में बैठा रहा। लेकिन इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जैसे ही उसने पर्टिकुलर अपनी वाइफ को किसी और से बातें करते सुना, चैट करते सुना, सेम इवनिंग को वो उसके घर गया और उस पर्टिकुलर दूसरे आदमी को चाकू घोंप कर सीने में जान से मार दिया। अब आपको बताना है कि उस आदमी ने किया क्या है। हमने यहाँ पर पढ़ा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पढ़ा, यही है, हो गया। अब देखो, द हस्बैंड हैज कमिटेड मर्डर, हस्बैंड हैज कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, द हस्बैंड हैज कमिटेड नो क्राइम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हस्बैंड जो है वो क्या करता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड करता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि उसको प्रोवोक किया गया है, उसको अचानक उस बात को सुनकर गुस्सा आ गया है, तो इस वजह से वो चीज जो है वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगी, मर्डर नहीं। ठीक है। Whoever does any act with intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act cause death he would be guilty of murder shall be liable। कह रहा जो कोई भी इस प्रकार का कोई भी काम करता है जानबूझकर, इस इरादे या नॉलेज के साथ, और उन सिचुएशंस में दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ, कि उस मेरे इस एक्ट की वजह मैं किसी की जान ले लूंगा, तो फिर उसको मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। The case of committing murder would arise when a person take a first active step toward the commission of crime, thus mere intention would not be sufficient to commit murder। हम भी इस दुनिया में कई लोगों को मारना चाहते हैं और हम ऐसा दिल से चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इंटेंशन रखने से कोई मर्डरर नहीं बनता, उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए। मतलब अगर हमने सिर्फ इंटेंशन रखा और हमारा कोई एक्शन नहीं है तो हम मर्डर नहीं कहलाएंगे, यही कह रहा है। Dinesh was falsely arrested in a dacoit case and put in the lockup. One night, a group of policemen entered his lockup room and mercilessly beat him up with their tet until he dropped. He was taken to the hospital where he was pronounced dead. Can the policeman be held responsible? समझ रहे ना? दिनेश को झूठे केस में डाकू होने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पर अभी वो जेल में ही है, लॉकअप में ही है। एक रात को ग्रुप ऑफ पुलिसमैन आते हैं और एकदम बहुत बुरी तरीके से जूतों के छोर से मारते हैं उसको। अब बेचारा बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर उसको मृत घोषित किया जाता है। सवाल ये है, क्या वो पुलिसमैन किस गुनाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे?
Police were only doing their duty and thus they should not be responsible. Police acted in a manner only to further their investigation and not with any malified intention of killing. Thus, they should not be responsible. Police can be responsible since they could have reasonably apprehended that their act would cause the death of Dinesh. उनको पता था कि हम जो कर रहे हैं इस तरीके से इसको बेज तरीके से मार रहे हैं, इससे ये मर सकता है। तो यहाँ पर उनको नॉलेज थी इस बात की कि ये मर जाएगा, फिर भी जानबूझकर करते रहे तो वो उस गुनाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आर वॉइड, किसी के भी व्यापार को रोकने का अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। टेड एंड सैम आर टू पार्टनर्स इन अ टॉय कंपनी, दे स्पेशलाइज इन एक्शन फिगर एंड वेरी वेल नोन इन द मार्केट। वो एक्शन फिगर्स के बारे में बहुत मशहूर थे। द मेकर ऑफ लीडिंग इंटरनेशनल कार्टून सीरीज अप्रोच टू आस्क देम टू मेक द एक्शन फिगर फॉर देयर लेटेस्ट कार्टून सीरीज। इंटरनेशनल कार्टून जो लीडिंग कंपनी थी वो उनके पास आई और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए इस प्रकार की सीरीज बना दो। However, they state that the company must not make the toy of any other cartoon series for the time period of their contract. Ted and Sam agreed to this. 5 months later, due to unavailability of the raw material, Ted and Sam declare that they cannot make the action figure. Can they be responsible for a breach of contract? तो कंपनी ने कह दिया कि जब तक हमारे लिए काम कर रहे हो किसी और के लिए काम नहीं करोगे। 5 महीने काम चला, फिर 5 महीने के बाद उन दोनों ने कह दिया, टेड और सैम ने, कि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है तो हम आपके लिए कार्टून सीरीज़ के आगे के जो कैरेक्टर्स हैं, तरीके, वो स्टाइल्स जो हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, कौन, टेड और सैम, या नहीं? कह रहा है यस बिकॉज दे अग्री टू द अग्रीमेंट एंड आर लायबल। कह रहा है नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड फ्रस्ट्रेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड थर्स टेड। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। नो बिकॉज द अग्रीमेंट वॉज इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड अग्रीमेंट आर वॉइड। तो इस तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आप उसका काम करने से, देखो भाई आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, देखो आपका जो एम्प्लॉय है ना, आपका जो एम्प्लॉय है जो आपके यहाँ पूरे 8 घंटे 9 घंटे काम करता है, तो उसको आप कह सकते हो कि जब तक मेरे यहाँ पर तो अग्रीमेंट करके बैठा है, कहीं और काम नहीं करेगा, तो वो सही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अगर आपने किसी के साथ काम करने की कोशिश की है और वो सामने वाले पर दबाव बना रहा है कि सिर्फ मेरे अलावा काम करोगे, किसी और का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे, तो ये अग्रीमेंट ही वॉइड है। क्लियर? Contract is concluded when the offeree signifies to the offerer the acceptance of the offer। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? जब एक्सेप्टेंस वाला करने वाला बता दे। क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। दो लोग एक दूसरे को ऑफर देते हैं बिना एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी रखे हुए, उसको क्रॉस ऑफर कहते हैं, उससे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जॉर्ज ऑफर प्रीतिश दैट ही विल सप्लाई हिम विद 200 cows every month in return for a supply of 1500 लीटर of milk from Pritish farm। Pritish replied to George accepting his offer but saying 1500 लीटर of milk every 6 weeks। यहाँ पर उसने बदल दिया, कंडीशन बदल दिया। Fred write to Lisa offering to sell 2500 gas balloon to her for ₹6 per balloon। Lisa replied to Fred saying that she will accept his offer but at ₹4 per balloon। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, समझ रहे हो? मॉडिफिकेशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। Which of these is not a valid contract? दोनों में से कौन सा जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ये और ये। तो बहुत ध्यान से और समझना कि सर दोनों ही केसेस में काउंटर ऑफर दिए गए हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं सकते। क्योंकि काउंटर ऑफर का मतलब है मैंने आपको कोई ऑफर दिया, अगर आप एज इट इज बिना किसी कंडीशन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बनेगा ना रियल में कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुझे कोई नया ही ऑफर दे दिया तो वो अब मेरी बारी है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। In case of default by a pawner, the pawnee has the right to dispose of the goods in such a reasonable manner as he sees fit, acting with due care for both his interests as well as those of the pawner। A pledge property worth 1 lakh for a debt of ₹10,000।
When A default on his debt, B sell the property for rupees 10,000. Is this legal? अब यहां पर क्या कह रहा है कि ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रखी 1,00,000 की, और जबकि उसने सामान कितने का उधार लिया था? 10,000। जब ए पैसे चुकाने में असमर्थ हुआ तो वहां पर उसने बी ने, जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, उसने वही प्रॉपर्टी 1,00,000 की प्रॉपर्टी 10,000 में बेचकर अपना 10,000 वसूल कर लिया। क्या ये सही लग रहा है आपको? लग रहा है क्या? अच्छे से समझ में है ना? नो, B is right to dispose of the goods is subject to being exercised in a reasonable manner. आपको अगर वो सामान बेचकर अपनी वसूली करनी भी थी ना, तो रीजनेबल मैनर में करनी थी। 1,00,000 की चीज है, कम से कम 80-90 हजार में तो बेचते। अगर 1,00,000 में नहीं बिक रही थी तो उसमें से 10,000 आप अपने पास रखते, बाकी का पैसा उस ए को देते। समझ गए ना? दिस डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, तो ये बात सही नहीं है। The unintended beneficiary of a contractual obligation must, within reason, restore the parties to the contract to their original position. Unintended beneficiary जो होंगे वो contractual obligations के साथ में within reason restore the party to the contract to their original position. A ordered pizza from Domino's. The Domino's delivery person accidentally deliver it to C. गलती से उसने C को दे दिया। C eat it is C obliged to pay Domino's for the pizza? अरे कुल मिला के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि अगर आपने किसी और के कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से पैसा चुका दे। अगर आप किसी का पिज्जा खा जाओ, तो अगर आप इसकी जगह पर हो और आपके घर पे पिज्जा डिलीवरी होता है, आपको लगता है पापा ने ऑर्डर किया, मम्मी ने ऑर्डर किया, सिस ने ऑर्डर किया, लेकिन एक्चुअली वो पड़ोसी के तौर खा जाओ, तो क्या होगा? पैसे दे देंगे, सर बात खत्म। यही होगा ना कि नो, मिस्टेक होती है, सभी से हो जाती है, डिलीवरी मैन की गलती है। सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, कि सी की कोई गलती नहीं है। यस, सी आर द पिज्जा नोइंग दैट ही हैडंट ऑर्डर इट, हैविंग डिराइव्ड द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट नाउ पे फॉर इट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है। The unintended beneficiary of a contractual obligations must, within reason, restore the parties to the contract to their original position. Unintended beneficiaries जो होंगे original position में उनको लाकर वापस खड़ा करना पड़ेगा। A and B enter into a contract whereby B will supply hay to A. The hay is accidentally delivered to C, who use it to that his roof. Which of the following action is C required to undertake? क्या है? ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? का मतलब जो घास होती है, जो वो झोपड़ियों पर नहीं लगाते, गलती से सी को पहुंच गई, सी ने उसको यूज ले लिया। ठीक है, अब होगा क्या, वो ध्यान से आपको समझना है कि सर अगर एक्सीडेंटली मेरे पास कोई बेनिफिट आया तो मुझे वापस उसको लौटाना पड़ेगा या नहीं? अच्छा, ये आगे आ गया क्या? मैं ज्यादा ही, हाँ ये रहा। तो अब इस पर्टिकुलर चीज में क्या होगा? गिव द हे टू ए, पे बी फॉर द हे, बोथ ऑफ द एक्शन। देखो यहां पर कह रहा है द अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मस्ट विद इन रीजन रिस्टोर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द ओरिजिनल। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, बी हे देगा, हे गलती से सी के पास चली गई, उसने काम में ले ली। गिव द हे टू ए, पे बी फॉर द हे, बोथ ऑफ द एक्शन या नेदर ऑफ द एक्शन। तो यहां पर सर देखो सही ऑप्शन होगा नाइदर, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना ऊपर के हिसाब से जो ऑप्शन आपने दिए हैं उसमें से कोई काम नहीं हो सकता। नंबर एक, अपने घर पर यूज की हुई घास वापस अगर वो लौटा भी दे तब भी वो इसके काम की नहीं। आप कह रहे हो बी को पेमेंट दो, बी को पेमेंट दे ही नहीं सकते क्योंकि घास तो एक ही थी और दोनों काम पॉसिबल नहीं है। तो अब करे क्या? तो यहां पर जो एक्शन आप लेना चाहते हो तो कंपनसेशन पे टू बी, सॉरी कंपनसेशन पे टू ए, तो ये काम हो सकता था, लेकिन अब वो ऑप्शन आपने दिया ही नहीं तो हमने भी चूज नहीं किया। A contract of bailment is avoidable at the option of the bailor if the bailor does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment. बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड किया जा सकता है बेलर के द्वारा अगर बेली को ऐसा लगे कि इस पर्टिकुलर गुड्स को, जिसको सामान को हमने बेलमेंट में दिया है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। एक्स प्रोवाइड हिज हॉर्स
टू वाई, एक्स ने अपना घोड़ा जो है वो वाई को दे दिया फॉर कम्पिटिटिव इक्वेस्ट्रियन स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए। Only for a period of 3 years during training of the horse, a pedigreed one at that, the trainer sees potential in his speed and asks why to allow him to train her for the derby that year, presuming it is equestrian in nature. अब यहाँ पर वाई ने उस पर्टिकुलर घोड़े की क्वालिटीज को देखकर उसको बोला कि इस घोड़े को प्लीज यार मुझे डर्बी रेस के लिए तैयार करने दे, इस घोड़े की पोटेंशियल वाकई में बहुत तगड़ी है। द हॉर्स हाउएवर कैन नॉट कोप विद द रिगेरियस ट्रेनिंग, एक्स सीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही गेट्स टू नो। अब यहाँ पर वो घोड़ा जो है वो भयानक और कड़ी ट्रेनिंग का, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं रही उस घोड़े में कि वो उस ट्रेनिंग का, डर्बी ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाए। अब यहाँ पर एक्स जो है, जैसे उसको पता चला तो एक्स चाहता है मेरे घोड़ा खराब नहीं हो जाए, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है। क्या एक्स ऐसा कर सकता है? द डर्बी वुड फॉल अंडर द परमिटेड यूजेज इन एंड वाई इज सेफ। द डर्बी इज आउटसाइड कॉम्पिटिटिव इक्वेस्ट्रियन स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। कि सर आपने बाद में हमें बोला था कि डर्बी के लिए भी ट्रेन कर दूं क्या? पहले हमने सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए ही ये घोड़े को आपको ट्रेन करने के लिए दिया था, तो वाई को, एक्स को वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोर्ट विल नॉट कंसिडर द एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन सो लॉन्ग एज द कंसिडरेशन इज नॉट ऑब्वियसली एंड अनफेयरली लॉ। कोर्ट को इस बात से आपके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो कंसिडरेशन है वो कितना कम है कितना ज्यादा है। कोर्ट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपका वो कंसिडरेशन फेयर है या नहीं है। ए एग्री टू बाय अ न्यूज़पेपर फ्रॉम बी फॉर 100 रुपीज। क्या ये लीगल है? ए ने न्यूज़पेपर खरीदा, कितने में खरीदा सोच सकते हो? 100 रुपए में। क्या ये लीगल है? हाँ, ए का न्यूज़पेपर, ए की मर्जी, समझ रहे हो, सॉरी, ए के पैसे ए की मर्जी, बी का न्यूज़पेपर बी की मर्जी। एडिकेसी इररिलेवेंट है। कोई चीज जो आपके एरिया में 1 रुपए में मिलती थी, वही चीज कभी मौका पड़ने पर हमने देखी है ना 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 100-100 रुपए में खरीदते हुए। बस वही रीजन है। Where both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact, अगर दोनों के दोनों पार्टी से गलती हो गई है किसी पर्टिकुलर मैटर ऑफ फैक्ट पर, असेंशियल टू द अग्रीमेंट, जो उस अग्रीमेंट के लिए जान था, उस अग्रीमेंट की रीढ़ की हड्डी था, द अग्रीमेंट इज वॉइड, वो अग्रीमेंट फिर वॉइड माना जाएगा। एन एरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ थिंग which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to the matter of fact। तो कह रहा है एन एरोनियस ओपिनियन, अगर गलत ओपिनियन है, गलत बयानबाजी है, क्या किसके, उस पर्टिकुलर थिंग्स के, उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू से रिगार्डिंग, जो सब्जेक्ट मैटर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो फिर उसको मैटर ऑफ फैक्ट का मिस्टेक नहीं माना जाएगा। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गोल्ड बिस्किट के लिए। When the contract was made, the price of gold was considerably higher than at the time of performance, delivery and payment। अब यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस करना था तब गोल्ड की प्राइस इतनी कम ज्यादा नहीं थी। A hence insisted on the higher price of the goods while B said that it was a mistake in agreement of something essential and hence contract void। A ने कहा कि मुझे वही प्राइस चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अपन ने बातचीत हुई थी, क्योंकि उस टाइम गोल्ड की प्राइस आई थी। बी कह रहा है कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट इनकंसिस्टेंस हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट था उससे रिगार्डिंग कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो अब हम वॉइड करवा के छोड़ेंगे। समझ गए कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है हमें। देखो क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज देयर वाज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या ऐसा कहीं हुआ? Contract is not void as there was only a erroneous opinion about the value of goods। सिर्फ और सिर्फ सोने की कीमतों को लेकर झगड़ा हुआ है, बाकी हमें भी पता है और आपको भी पता है कि दोनों ही सोने के बिस्किट्स की बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन थी कि भाई जिस टाइम अपने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम सोना महंगा था, अभी सोना इतना महंगा नहीं है, तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India। कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा क्योंकि वो मिस्टेक के थ्रू
किया गया है किसी भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। प्रियंका enters a contract with Rahul over the supply of foreign luxury car, both parties being Indian। प्रियंका जो है वो एंट्री मारती है राहुल के साथ में फॉरेन लग्जरी कार के सप्लाई में और दोनों ही पार्टीज इंडिया की है। Certain custom duty and taxation law followed worldwide were complied with। Indian law, however, made an exception to the same। Indian law जो है वो इस बारे में exceptional cases रखता है। Both parties mistakenly assumed Indian requirements to be the same and proceeded on the assumption। उनको लगा कि टैक्सेशन के जो फॉरेन लॉ है जो पूरी दुनिया में चलते हैं वही इंडिया में भी चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा अग्रीमेंट बना लिया। Rahul later realizing sought to avoid the same citing that he would not have contracted had they known the customer's requirements। राहुल को बाद में लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, फालतू का इतना एडवांस पैसा क्यों दे रहा हूं, इसकी जरूरत तो है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? फ्रॉम द स्टार्ट गलत जवाब। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ राहुल, राहुल की मर्जी पर वॉइडेबल होगा, गलत जवाब। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ राहुल और प्रियंका। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड consequences हैव टू बी borne बाय बोथ। तो ये जो है वो इतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, आपसे गलती हो गई, आपको लगा फॉरेन लॉ भी या पूरे वर्ल्ड वाइड पर जो कस्टम ड्यूटी चलती है वो इंडिया में भी चलती होगी, आपने चुका दी। बाद में पता चला कि नहीं ये सही नहीं है, अपने इंडिया में इस तरीके की कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज होती, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो पार्ट अलग किया जा सकता है। बाकी का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोई इफेक्ट हुआ नहीं, तो बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। समझ गए? तो ये मेन पॉइंट यही था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वो मटेरियलिटी नहीं है, अगर वो मटेरियल पार्ट नहीं है, उसके अलावा भी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की पूरी पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।